Hello, welcome back again. So, we are going to cover pillar 4B, which is related to manufacturing and services sector. सबसे पहले क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एलपीजी रिफॉर्म्स के हम बारे में बात करेंगे। तो 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लाई और 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया। इसके अनुसार हम पब्लिक सेक्टर लेड हेवी इंडस्ट्रीज़ की बात करते थे, फिर ऑयल माइनिंग, शिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें सब हेवी इंडस्ट्रीज़ करेंगे, वो भी पब्लिक सेक्टर के। नेहरू ने प्रिज्यूम किया कि ये हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, सेल्फ रिलायंस में और रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स बनाने में। 1991 में बीओपी क्राइसिस आती है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया, फिर सब कुछ चेंज हो गया। पोस्ट एलपीजी जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का है और जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ इंक्रीज़ होती है ड्रास्टिकली, and this has turned our manufacturing sector a profitable thing. अब DPIIT ने एक लाइसेंसिंग नॉर्म अभी चेंज करी है, एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी पीरियड बनाई है लाइसेंसेस की, 3 साल से 15 साल तक की है। 15 साल तक अगर आपने उससे प्रोडक्शन नहीं किया और कोई भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिखती है तो प्लस 3 ईयर्स के बाद आपकी लाइसेंस एक्सपायर हो जाती है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं। एलपीजी में क्या था कि टिल 1991 तक बहुत ज़्यादा रिट्रिपिज्म थी, लेकिन बाद में वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किए सीपीएसईज़ के साथ, उन्हें ऑपरेशनल फ्रीडम्स दिया, रत्ना स्टेटस देने लगे, नवरत्ना स्टेटस, मिनी रत्ना स्टेटस, ये सारी चीज़ें। प्रोडक्शन कोटा और इंस्पेक्टर आज ये सारी चीज़ें अबॉलिश हो जाती हैं और लाइसेंस अब कुछ खास प्रोडक्शन यूनिट्स को ही देने होते हैं, लेने होते हैं। आई मीन वो जैसे हैं अल्कोहलिक ड्रिंक वाले, टोबैको प्रोडक्ट्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले लोग, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने वाले लोग और हजार्डस केमिकल्स एटसेट्रा बनाने वाले लोग। बाद में ग्रेजुअली इन सारी चीज़ों को और कम करते गए और अब 2015 तक कोई भी आइटम रिजर्व में नहीं है और सब कुछ एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ओपन छोड़ दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को उस सेक्टर में एंटर करने देना और उन्हें हेल्प करना सो दैट वहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी आए। पहले बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनको रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर्स के लिए, लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो गई है। अब कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़, यही गवर्नमेंट अपने अंडर रखी हुई है। अगेन हम बहुत सारी चीज़ें, पहले इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी थी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी। अब क्या है कि इंडिया ने बाद में WTO रिजीम ज्वाइन कर लिया और बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना पड़ा। बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स थे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी और ये सारी चीज़ों पे, उनको रिलैक्स किया गया बाद में। अब कुछ डिफरेंट अभी चीज़ें चल रही हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की। तो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो कोल आयरन मशीन्स के बेस्ड पे था। दूसरा जो वो इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, मोटर व्हीकल, इन सारी चीज़ों पे आया जो कि 1900 में आया। 1980 के आसपास इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स की बातें की जाने लगी, उस हिसाब से थर्ड रिवोल्यूशन आता है। एंड देन फोर्थ रिवोल्यूशन केम, वी आर विटनेसिंग इट एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एटसेट्रा। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आती है तो उसके बाद 6 थीमेटिक एरियाज़ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए हम लोगों ने चॉक आउट किए हैं। इसके लिए कोड है METITS, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड MSME, E फॉर EODB, T फॉर टेक्नोलॉजी, T फॉर ट्रेड, एंड देन वी हैव infra, then we have skills, and this policy is right now being approved. सर्कुलर इकॉनमी क्या है? नीति आयोग ने एक सर्कुलर इकोनॉमी प्रपोज करी है जिसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल इकॉनमी के कंपोनेंट्स हैं उन्हें उसी इंडस्ट्री में यूज़ कर लेना। आई मीन जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना और जो वेस्ट है उसको भी वापस रीजनरेट करके प्रोडक्ट बनाना। जो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे प्लास्टिक के सर्कुलर इकॉनमी के लिए, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू अनदर थिंग्स।
अब मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आती है 2011 में, इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री लेके आता है, DPIIT स्पेशली, और इंक्रीज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर GDP में 25% बाय 2022। 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाई गई। ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, इंडस्ट्रियल पार्क होगा, वेयर हाउसिंग जोन होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होंगे। इसमें क्या क्या सपोर्ट दिए जाएंगे बाय गवर्नमेंट? एडिशनल टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी दी जाएगी, लेबर लॉज का रिलैक्सेशन होगा, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। अभी ये जो NIMZ है, ये आर्टिकल 243QC के अंतर्गत सेल्फ गवर्निंग बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। अब 243C क्या है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74, दैट इज़ म्यूनिसपैलिटीज़ जिसके अंतर्गत आए थे, उसी में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। मेक इन इंडिया 2014 में आती है, इसे कॉमर्स मिनिस्ट्री लेके आया है, और ये प्रमोट करना है इंडिया को एज अ ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये FDI नॉर्म्स को रिलैक्स करने की बात करता है, फॉस्टरिंग इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, R&D, प्रमोट EODV, इन्हांस स्किल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है। अब क्या है कि हमारे पास कुछ सेक्टर्स है, उस पर क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं उनको देखना है। ऐसे इसे गो थ्रू हम कर लेंगे ईजिली। ऑटोमोबाइल्स में क्या है? फेम लाया गया, मिथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग की बहुत सारी यूनिट्स लगाई गई है। एविएशन में FDI पॉलिसी रिलैक्स करी गई 2016 में, उड़ान स्कीम लाया गया। बायोटेक में न्यू बायोटेक्नोलॉजी के पार्क्स लॉन्च किए गए, FDI का पॉलिसी रिलैक्स किया गया। केमिकल्स में न्यू प्लास्टिक पार्क इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद डिफेंस में हम इंडिजीनियसली डिज़ाइंड प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स को प्रेफरेंस देने लगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन में नए इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स को अनाउंस किया गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 लाई गई। फूड प्रोसेसिंग में नए मेगा फूड पार्क्स और मल्टी मॉडल पार्क्स बनाए गए। IT एंड IT इनेबल सर्विसेज में 100% ऑटोमेटिक FDI लाई गई। मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया। लेदर में, जो कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फुटवेयर के और एक्सपोर्टर भी लेदर गारमेंट्स के, तो इसके प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प लाया गया। अब एक टाइमलाइन है छोटी सी। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में आती है, मेक इन इंडिया 2014 में आती है, डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में आया है, और उसके बाद हमारे पास जो स्टार्टअप इंडिया वो 2016 में आती है। स्टैंड अप इंडिया 2016 से 2025 तक की है। इसमें SC ST प्लस वुमेन जो कि 18+ ईयर्स की हैं उनको हेल्प देने की बात की गई है, उन्हें क्रेडिट लोन्स प्रोवाइड करने की बात की गई है, और इसका जो नोडल एजेंसी है वो SIDBI है। अब माइनिंग के लिए MMDR एक्ट को अमेंड किया गया, ईज़ ऑफ माइनिंग एक्सप्लोरेशन लाई गई। देन ऑयल एंड गैस के लिए हम सेपरेट लाइसेंस देते थे, उसे अब यूनिफाइड लाइसेंस देने की बात करने लगे हम। फार्मा में FDI रिलैक्स किया गया। पोर्ट्स में सागरमाला प्रोजेक्ट लाई गई। रेलवेज़ में भी प्राइवेट ट्रेन्स लाइक ट्रेन 18 और जो वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह चलाई गई। हाईवेज़ में NHAI अप्रूव्ड नया इन्वेस्टमेंट मॉडल लाई गई। स्पेस में इसरो ने एंट्रिक्स और अब इन स्पेस जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। टेक्सटाइल पार्क्स बनाई गई। उदय स्कीम थर्मल पावर के लिए लाया गया, जिसमें दीदी ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य स्कीम, उजाला LED बल्ब्स जिसको EESL बांटता है, ये सारी चीज़ें लाई गई। अब PLI स्कीम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इसके बारे में बात करेंगे। ये मार्च 2020 में लाई गई। इसके लिए 14 सेक्टर्स के लिए है ये, और इसको इंक्रीज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, फार्मा, मोबाइल, टेक्सटाइल एटसेट्रा सेक्टर्स को। उनको कंडीशनल 4 to 6% सब्सिडी दिए जाएंगे उनके इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया पे, सो दैट उनको एक प्रोत्साहन मिल सके, उन्हें एक डिफरेंट इंसेंटिव्स मिल सके, सो दैट वो इंडिया में प्रोड्यूस करें और चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। ड्रोन इंडस्ट्री एक एक्सेप्शन है इसके लिए। इस पे लोगों ने गवर्नमेंट 20% सब्सिडी देगा सेल ऑफ ड्रोन्स पे। बेस ईयर 2019-20 है, और स्कीम जो है ये वैलिड था 5 ईयर्स के लिए, बट इसे एक्सटेंड भी किया गया है।
इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जॉब्स बढ़ेंगे, जीडीपी अल्टीमेटली बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिस पे इनका फोकस है। आई मीन सेल्स और अदर्स फैक्टर्स लाइक इनपुट, लोकल वैल्यू एडिशन, इन सब पे भी पीएलआई दी जाती है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आता है, जिसका नोडल मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री है। ये स्टार्टअप्स के लिए ही है केवल। स्टार्टअप का डेफिनेशन पहले कुछ और था, लेकिन अब नए वाले पे हम फोकस करेंगे। नया डेफिनेशन 2019 फरवरी में लाया गया था, जिसमें 10 साल तक कोई भी कंपनी उसके कंसेप्शन से 10 साल तक वो स्टार्टअप कहलाती है। उसका टर्नओवर एनुअल जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इनोवेशन और डेवलपमेंट में काम करनी चाहिए। अंडर स्टार्टअप इंडिया उन कंपनीज़ को 3 साल का एग्जेम्पशन मिलेगा इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स से। ओके, देन सेल्फ सर्टिफिकेशन परमिट किया जाएगा EPFO ESIC वगैरह में। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में रिलैक्स नॉर्म्स होंगे। गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया है फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली उन लोग को हेल्प करने के लिए। अभी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में हैं, मेनली IT सेक्टर्स में, देन हेल्थ में, देन एजुकेशन। वुमेन पार्टिसिपेशन अच्छा होता है स्टार्टअप्स में, जनरली देखा गया ऐसा। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में आया गया। मीटी इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया टैक्स बेनिफिट देगा, सब्सिडी देगा, R&D इनोवेशन पे, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। सॉवरेन पेटेंट फंड बनाया गया, जिसमें गवर्नमेंट बाई करेगा IPR और पेटेंट फ्रॉम इनोवेटर्स और MSME को देगा, सो दैट वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उन सारे IPRs को यूज़ कर पाएँ विदाउट रीलिंग अंडर सम लिटिगेशन। रिप्लेस करता है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी को करते हुए नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 लाई गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसका नोडल मिनिस्ट्री है। टारगेट क्या है कि 50 Mbps ब्रॉडबैंड सब किसी को देना है। और प्रपोज करता है नेशनल फाइबर अथॉरिटी फॉर क्रिएटिंग ब्रॉडबैंड, जो कि अब तक बनी नहीं है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी 2020 में आई थी। नेशनल क्वांटम मिशन अभी आया है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी 2020 के समय हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी। ये कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं से अलग हैं, जो कि कन्वेंशनल कंप्यूटर बिट्स 1 और 0 में प्रोग्राम्ड होते हैं, ये क्यूबिट्स में प्रोग्राम्ड होते हैं। इसमें हम एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके? कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो अभी नेशनल क्वांटम मिशन लेके आए हम। ये 19 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था। ये 2030 to 2031 तक चलेगा। 6000 करोड़ की ऑलमोस्ट आउटले है। 1000 फिज़िकल क्यूबिट्स तक हम अपना लिमिट रखें हैं, वहाँ तक हमें पहुँचना है। मैग्नेटोमीटर्स, एटॉमिक क्लॉक्स एटसेट्रा के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत ही ईजी एक डेवलपमेंट है हमारे लिए। और इसके 4 थीमेटिक हब्स हैं। अगर हम इसे देखें तो आई मीन कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंस एंड मेट्रोलॉजी, एंड देन मटेरियल एंड डिवाइसेस। इसके लिए अगर हम कोड बनाए तो CDSM कर सकते हैं या CCSM कर सकते हैं। आई मीन ऐसे अगर हम याद करें CDSM, C for CDSC, not M, CDSC, C for computing, D for devices, S for sense and metrology, and then C for communication. न्यू सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया 2021 में। इसमें क्या है कि 76,000 करोड़ की आउटले है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका नोडल मिनिस्ट्री है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सेमीकंडक्टर फैब बनाना है, डिस्प्ले फैब बनाना है। 30% ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट देगी। DLI काय के लिए है? डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव इसी का एक पार्ट है, वो 5 ईयर्स के लिए है। 20 डोमेस्टिक कंपनीज़ को 1500 करोड़ के टर्नओवर्स तक 5 साल में लेके जाना है। CDEC इसका नोडल एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब कुछ ऐसे छोटे मोटे रिपोर्ट्स हैं जिनको हम जनरली देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय वीपो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग। Then we have
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट बाई अंकटाड, एलडीसी रिपोर्ट बाई अंकटाड, अंकटाड इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट भी जारी करता है। अब मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स 1995 का जो एग्रीमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क्स को, जीआईज को, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एंड ट्रेड सीक्रेट्स को। अभी वर्ल्ड बॉस क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? वो यूएन स्पेशलाइज एजेंसी वीपो है जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है। वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है। मराकेश ट्रीटी 2013 के अंतर्गत क्या है कि वो एक्सेसिबिलिटी कॉपीराइटेड बुक्स को विजुअली चैलेंज के लिए बढ़ाना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भी एक ऐसा स्कीम लाया था जिसमें सुगम्य पुस्तकालय ई लाइब्रेरी बनाया गया है विजुअल चैलेंज लोगों के लिए। अब आईपीआर इंडियन लॉज क्या है? जैसे 1952 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, 1957 का कॉपीराइट एक्ट है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत कॉपीराइट ऑफिस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड। पहले ये एचआरडी के अंदर था बट अभी ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया है। 1970 के पेटेंट्स एक्ट है, 1999 के ट्रेडमार्क एक्ट है, 1999 का जीआई एक्ट भी है। क्या पेटेंट नहीं किया जा सकता और क्या पेटेंट किया जा सकता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा। जैसे फ्रिवलस इन्वेंशन को नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन को पेटेंट नहीं कर सकते, प्लांट सीड वैरायटी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को नहीं कर सकते, इसके लिए PPVFR 2001 स्कीम है, एक्ट है सॉरी। एनिमल ब्रीडिंग को आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, ट्रेडिशनल नॉलेज को, मैथमेटिकल फार्मूला को, इन सारी चीज़ों को आप पेटेंट नहीं कर सकते। आईपीआर पेटेंट्स के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लाई गई। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट उससे को मैन्युफैक्चर कर सकता है, सेल कर सकता है, पेटेंटेड इन्वेंशन को भी। ये WTO ट्रिप्स के अंदर भी अलाउड है। 2012 में शॉर्टेज हो गया था, एक केस है नेक्सावार का इंडियन मार्केट में, तो बेयर्स फार्मा से गवर्नमेंट ने पेटेंट लिया इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत कंपलसरी लाइसेंसिंग, और इंडियन कंपनी नैटको को दिया और बहुत ही सस्ते में वो चीज़ बनने लगी। बाद में पेटेंट पूल जैसा एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है जिसमें 2 और 3 पेटेंट एक साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ट्रिप्स वेवर डिमांड इंडिया और साउथ अफ्रीका ने लाया था कोरोना के टाइम पे। इसमें इंडिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की तरह बिहेव करना चाहती थी। डायग्नोस्टिक किट्स, वैक्सीन, कोविड-19 का जो ड्रग है, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इंडिया ने ट्रिप्स वेवर डिमांड करी थी, जो कि मिली भी थी, हमें ग्रांट भी हुई थी। टॉप 3 फार्मा एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं? जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया। इंडिया जो है 11th रैंक पे है, USA, देन इंडिया इज ऑन 11th रैंक। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट एक टर्म है जिसके अंतर्गत जो पेटेंट जो एक्सपायर होने वाला था उसमें थोड़ा सा चेंज करके फिर से एक नया कॉम्बिनेशन बना के हम उसे फिर से पेटेंट करा लें, तो ये इलीगल है इंडिया में। यूटिलिटी पेटेंट क्या है? पेटी पेटेंट है जिसमें माइनर सुपरफिशियल मैकेनिकल या इन सारी चीज़ों का चेंज करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही पेटेंट करा लिया जाता है। हालांकि हमारा गवर्नमेंट अभी इसके फेवर में नहीं है, बट अभी इलीगल इसे माना भी नहीं जाता। सेक्टर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, वर्ल्ड बैंक लेके आता था लेकिन अभी ये छोड़ दिया गया है, तो अभी इस पर उतनी बात नहीं करते। इसी की जगह बी रेडी प्रोग्राम लाया गया है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है? ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि बिजनेसमैन थ्राइव करता है नॉट बाई हार्ड वर्क बट मेकिंग नेक्सस बिटवीन बिजनेस क्लास एंड पॉलिटिकल क्लास। ये क्रोनी कैपिटलिज्म की एक एग्जाम्पल हो सकती है। रेंट सीकिंग क्या है? पब्लिक पॉलिसी को मैनिपुलेट करना और अपने कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना रेंट सीकिंग हो सकता है। इरडा एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत है। एक NBFC भी है RBI के रेगुलेशन के अंदर। सर्विस सेक्टर क्या है कि मोर देन 50% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। 80% ऑफ टोटल FDI इंडिया में सर्विस सेक्टर से ही आता है। हाईएस्ट FDI ग्रोथ हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, ई रिटेल ट्रेडिंग, एजुकेशन, फार्मा, रिसर्च सर्विसेज, इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं। नॉलेज इकॉनमी क्या है? ये प्राइमरली जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं सच एज वैल्यू ऑफ इट्स वर्कर्स, नॉलेज एंड IPR एंड स्पेस, फार्मा एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें और इससे जो हमारी इकॉनमी को बेनिफिट होती है, इसको नॉलेज इकॉनमी का पार्ट कहते हैं। ONDC क्या है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डाटा इन नेट के लिए यूज़ किया गया। इसमें ONDC एक प्रोटोकॉल है, ऐप नहीं है। ये
इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर है DPIIT का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ये हेल्प करता है हमें टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन यूजिंग ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब क्या है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है। ये US लेड एक प्रोग्राम है, 14 कंट्रीज़ हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे में है। 17 REs हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसमें कुछ रेयर अर्थ मेटल्स इंडिया में भी हैं, सच एज लैंथेनम, सीरियम, नियोडाइमियम एंड सैमरम एटसेट्रा। जैसे 17 RE में वाइट, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा हैं। अभी इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई करें। क्रिटिकल क्यों होता है? क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और क्रूशियल है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और हमें आसानी से मिल नहीं रही है या उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दैट्स वाई इसे क्रिटिकल दिया जाता है टर्म। अब दो चीज़ें हैं, जैसे ट्रेड सीक्रेट करके एक टर्म है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट दैट आर इंडिविजुअल और इन पब्लिक डोमेन। कॉम्बिनेशन जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा, तो वो ट्रेड सीक्रेट की तरह यूज़ किया जा सकता है। ट्रिप्स कहता है कि इन्फो जो है वो अवेलेबल हो सर्कल में, बट नॉट बियॉन्ड दैट सर्कल। कुछ स्पेशल लोगों के पास वो इन्फो अवेलेबल होनी चाहिए, तब वो ट्रेड सीक्रेट की तरह बिहेव करता है। और इन्फो जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है कि प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन पे कंट्री अपने USD को दे के या अपने खुद के करेंसी को दे के दूसरे कंट्री की करेंसी को वापस लेती है, और उन्हीं करेंसीज़ को यूज़ करके ट्रेड और कॉमर्स में हेल्प हासिल करती है। तो इसके लिए इसे टर्म दिया जाता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। इससे हमें एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं होता, जो कि एक क्रूशियल है इंडिया के ट्रेड और ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। थैंक यू।